नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि सभी अच्छे होंगे और स्वागत है आपका मेरे पीक परफॉर्मेंस चैनल में। आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड है टीजीटी पीजीटी के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी स्क्रीन पर, कलिंगत्तुपर्णी का लेखक कौन था। कलिंगत्तुपर्णी का लेखक कौन था। ऑप्शन है जयगोंडन, रामानुज, करुणाकर, तोंडेमन, विष्णुवर्धन। इसका राइट आंसर होगा जयगोंडन। जयगोंडन जो थे वो चोल राजाओं का शासनकाल में तमिल भाषा एवं साहित्य के विकास के लिए प्रसिद्ध थे। तमिल लेखकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध जयगोंडन थे और उन्होंने चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम का राज कवि और कलिंगत्तुपर्णी नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो कलिंगत्तुपर्णी और कुलोत्तुंग प्रथम, ये कुलोत्तुंग प्रथम के राजकवि थे, के शासक के शासनकाल में राजकवि थे और इन्होंने कलिंगत्तुपर्णी नामक ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है। द्वितीय शिलालेख, 11वां शिलालेख, 13वां शिलालेख या 12वां शिलालेख। 12वां शिलालेख इसका राइट आंसर होगा 12वां शिलालेख। अशोक का इतिहास मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है और प्रसिद्ध इतिहासकार D.R. भंडारकर महोदय ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को पढ़ने में सफलता पाई, जबकि सबसे पहले 1750 ईस्वी में टीफेन थेलर महोदय द्वारा खोजा गया अभिलेख दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख था। अशोक अपने 12वें शिलालेख में धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहते हैं और इस शिलालेख में वो कहते हैं कि सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि हो, क्योंकि सबका मूल संयम है। लोग अपने संप्रदाय की प्रशंसा और दूसरे संप्रदाय की निंदा ना करें। तो इस 12वें शिलालेख में सभी धार्मिक संश्लेषण के बारे में अशोक का शिलालेख, ये 12वां शिलालेख कहता है। तो इसका राइट आंसर होगा 12वां शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रभाकर वर्धन की पत्नी ने उसकी मृत्यु के बाद किस नदी के किनारे अपना आत्मदाह कर लिया। तो प्रभाकर वर्धन की पत्नी ने, ऑप्शन है यमुना, सरस्वती, गंगा, झेलम। तो इसका राइट आंसर होगा सरस्वती। प्रभाकर वर्धन एक शक्तिशाली राजा था और अपनी स्वतंत्र स्थिति को सूचित करने के लिए ही उसने परम भट्टारक तथा महाराजाधिराज जैसी सम्मानपरक उपाधियां धारण की। प्रभाकर वर्धन की कई रानियां थीं। इसमें यशोमती उसकी प्रधान रानी थी, यानी कि उसकी प्रिय रानी थी, और हूणों से युद्ध करने के पश्चात प्रभाकर वर्धन गंभीर रूप से बीमार हो गए और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो रानी यशोमती ने सरस्वती नदी के किनारे चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। तो इसका राइट आंसर होगा सरस्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4। दक्कन सभा का संस्थापक कौन था। दक्कन सभा का संस्थापक कौन था। महादेव गोविंद रानडे,
दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। इसका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। दक्कन सभा का संस्थापक जो थे वो कौन थे? वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और ये एक महान समाज सुधारक और शिक्षाविद थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को अनुकरणीय नेतृत्व प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5। हिरण्यस्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था? विनय पिटक, दीघ निकाय, दिव्यवदान और ऋग्वेद। तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद। स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख ही ऋग्वेद में मिलता है, जहाँ इसे हिरण्य स्तूप कहा गया है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है ढेर। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है? स्तूप का वो है ढेर। इसका जो एक और नाम है वो है चैत्य। और स्तूप के 4 प्रकार होते हैं: पारिभौमिक, शारीरिक, उद्देशिक और संकल्पित। और इसको एक तरह की क्या वो बताते हैं, चिता। ये चिता के स्थान पर ही बनाया जाता है स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6। तारीख़ मुबारक शाही का लेखक कौन था? ऑप्शन है यामा बिन अहमद सरहिंदी, इशामी, शमसी सिराज अफीफ और बरनी। तो इसका राइट आंसर होगा यामा बिन अहमद सरहिंदी। तारीख़ मुबारक शाही का लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी है। और तारीख़ मुबारक शाही की रचना यामा बिन अहमद ने सैयद वंश के शासक मुबारक शाह के संरक्षण में की थी। तो यह ग्रंथ सैयद वंश का एकमात्र समकालीन स्रोत है। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं यामा बिन अहमद सरहिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7। जैन ग्रंथ कुवलयमाला का लेखक कौन था? ऑप्शन है उद्योतन सूरी, हरिभद्र, महेश्वरासुरी, गुणचंद्र। तो इसका राइट आंसर होगा उद्योतन सूरी। जैन ग्रंथ कुवलयमाला के लेखक उद्योतन सूरी हैं। इस ग्रंथ की रचना उद्योतन सूरी द्वारा जालौर में रहकर 1778 ईस्वी के आसपास की गई थी। और यह एक तरह से प्राकृत ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और इनमें जो 18 भाषाएं हैं वो पश्चिमी राजस्थान की मरु भाषा का भी उल्लेख है। उनमें से एक कौन सी है? पश्चिमी राजस्थान की मरु भाषा। तो इसका राइट आंसर है उद्योतन सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 8। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन 1802, 1814, 1804 और 1806। तो इसका राइट आंसर होगा 1804। मुंबई की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर जेम्स
मैकिन्टोश ने की, जो इंग्लैंड में एक प्रतिष्ठित वकील, न्यायविद और विख्यात सामाजिक व्यक्ति थे, जो बॉम्बे के किंग्स जज बने थे। कौन थे? मैकिन्टोश, जेम्स मैकिन्टोश। और मुंबई की एशियाटिक सोसाइटी को प्रारंभ में लिटरेरी सोसाइटी के नाम से जो जाना जाता था। जब इस ग्रंथ की रचना हुई थी, इस सोसाइटी की रचना हुई थी, सॉरी ग्रंथ की नहीं, सोसाइटी की, इस सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी, तो तब इसका जो प्रारंभिक नाम था, जो स्टार्टिंग हुई थी, तब इसका नाम था लिटरेरी सोसाइटी। इसकी स्थापना 26 नवंबर 1804 को हुई और इसका उद्देश्य उन उपयोगी ज्ञान को बढ़ाना देना था जो तत्कालीन समय में भारत से जुड़ा हुआ था। तो इसकी स्थापना कब हुई? 26 नवंबर 1804 को। कब हुई इसकी स्थापना? 26 नवंबर 1804। तो इसका राइट आंसर होगा 1804। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित वाकाटक शासकों में किसने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त से विवाह किया? तो ऑप्शन है प्रवरसेन द्वितीय, पृथ्वीसेन द्वितीय, रुद्रसेन द्वितीय, रुद्रसेन प्रथम और रुद्रसेन द्वितीय। तो इसका राइट आंसर होगा रुद्रसेन द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमांक का विक्रमादित्य कहा जाता था और इनकी माता का जो नाम था वो दत्त देवी था। इसका काल गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता था और वाकाटकों का सहयोग प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रुद्रसेन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहली घटना नंबर 1 पे दे रखी है साइमन कमीशन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन और क्रिप्स मिशन और CR फार्मूला। तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था। कब पहुंचा था? 3 फरवरी 1928 को। और 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था और 23 मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा था और 10 जुलाई 1944 में CR फार्मूला हुआ था। तो ये सही क्रम से ही लिखे हुए हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर 1 2 3 4 ही होगा। भाई साइमन कमीशन 1928 में, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 से 31 तक हुआ और क्रिप्स मिशन हुआ आपका 1942 में और CR फार्मूला आपका 1944 में आया। इसका राइट आंसर 1 2 3 4 बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किससे गुप्तों ने पतलून पहनना सीखा? ऑप्शन है कुषाण से, मौर्यों से, शुंगों से या शकों से। तो इसका राइट आंसर होगा कुषाण से। कुषाणों के पतन के बाद मगध में गुप्त राजवंश का उदय हुआ था और गुप्त संभवतः कुषाणों के सामंत थे।
वर्तमान उत्तर प्रदेश और बिहार के कई स्थानों पर गुप्त पुरावशेषों के बाद कुषाण पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। संभावना है कि गुप्तों ने कुषाणों से काठी, बागडोर, बटन वाले कोट, पतलून और जूते का उपयोग करना सीखा था। तो पतलून का पहनना किससे सीखा? कुषाणों से। यदि क्वेश्चन आ जाता है कि जूते पहनना किससे सीखा, तो भी कुषाणों से। बागडोर और बटन वाले कोट किससे पहनने सीखे, तो ये भी कुषाणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12। मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित एस्टिनोमोई अधिकारी का संबंध किससे था? ऑप्शन है नगर के अधिकारी, जिले का अधिकारी, ग्राम के अधिकारी और धर्म का प्रमुख। तो इसका राइट आंसर होगा नगर का अधिकारी। एस्टिनोमोई मौर्यकालीन प्रमुख अधिकारी था और मेगास्थनीज ने एस्टिनोमोई नामक अधिकारी का वर्णन किया है। यह नगर का अधिकारी था। नागरक नगर का दूसरा प्रमुख अधिकारी था और मेगास्थनीज ने इसका उल्लेख किया है। मौर्यकालीन कुछ प्रमुख अधिकारी और भी हैं, लेकिन मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित एस्टिनोमोई अधिकारी का संबंध नगर के अधिकारी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 हमारी स्क्रीन पर है। समरकंद के मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद किसके शासनकाल में भारत आने वाले अंतिम कलाकार थे? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर होगा जहांगीर। समरकंद के मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद जहांगीर ने के शासनकाल में भारत आने वाले अंतिम कलाकार थे। जहांगीर स्वयं एक कुशल चित्रकार था। इसका काल मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष था। उसके पास चित्रों का एक एल्बम था। जहांगीर ने अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला खुलवाई थी। तो समरकंद के मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद किसके शासनकाल में भारत आने वाले अंतिम कलाकार थे? जहांगीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14। गविष्ठी क्या थी? गायों के लिए होने वाले संघर्ष, गायों पर लगने वाला कर, चारगाह कर या गौशाला। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा गायों के लिए होने वाले संघर्ष। राइट आंसर क्या है इसका? गायों के लिए होने वाले संघर्ष। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन अस्थायी था, अतः उनके जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन का अधिक महत्व था। तो पशुओं में क्या होती थी इनकी? गाय को सर्वाधिक महत्ता दी जाती थी और गाय की गणना सम्मति की जाती थी। ऋग्वेद में 176 बार गाय का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में गाय का उल्लेख कितनी बार मिलता है? 176 बार। और आर्यों की जो अधिकांश लड़ाइयाँ गायों को लेकर हुई हैं। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय है गविष्ठी, गायों का अन्वेषण। इसी प्रकार गवेषण या गोशु, गत्य, गंभे आदि शब्द युद्ध के लिए प्रयुक्त होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15। किसने यह घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, जॉन लॉरेंस और लॉर्ड एले बरो। तो इसका राइट आंसर होगा
लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। तो आज हमारी वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त होती है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी प्रकार हम नई नई वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, गुड बाय।